एक्चुअली कल थोड़ा सा खबरों का एक वो भी था, भाव भी था थोड़ा सा, इवन स्टॉक्स न्यूज़ में भी थोड़ा सा एक स्ट्रगल आ रहा था कि क्या लें क्या ना लें, और तो थोड़ा सा तो था वो। ये अर्निंग सीजन खत्म हो जाता है और उसके बाद दिसंबर में, अभी तो ये स्टार्ट है, दिसंबर में तो मार्केट और ठंडा पड़ता रुला देता है वो, क्योंकि उसको और दिसंबर में सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर में वो एफआई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे आनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके खुद के क्लाइंट्स छुट्टी पर होते हैं, तो ये भी कोई वो ये भी सब छुट्टी पर चले जाते हैं, तो कि वो, और दिसंबर में तो सेकेंड हाफ तो सब या तो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या मतलब जो सदर्न हेमस्फीयर वाली कंट्री है ना, वहाँ पे सब चले जाते हैं, मैक्सिको वगैरह, बेसिकली थोड़ा सा समर एंजॉय करने के लिए। हमारे यहाँ विंटर होता है, उनके यहाँ वो समर होता है, तो वो सदर्न हेमस्फीयर में चले जाते हैं सब मजे करने तो के भाई लिए। साहब शाम को न्यूज नहीं आएगी, सुबह इनकी हाउस न्यूज नहीं आएगी, अब बनाओ टीम। बहुत चैलेंज हो जाएगा। ये होने लगा है वैसे आजकल, लेकिन चलिए मंगलवार का दिन है और बढ़िया मजे में भारतीय बाजार आपको नजर आएंगे। कल सुबह ग्लोब वीक था, कंसर्न्स माउंट हो रहे थे, चाइना रिलेटेड दिक्कतें हावी हो रही थी, और उस बीच देखिए भारतीय बाजारों का प्रदर्शन। हम शुरुआत के बाद स्क्रीन पे तेजी हुई, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 18,614 के, प्रीवियस पीक 604 को बढ़िया तरीके से सरपास करते हुए भारतीय बाजार नजर आए। तो निफ्टी के ही रिकॉर्ड हाईज अवेटेड थे, सेंसेक्स निफ्टी बैंक तो प्रीवियस पीक्स पहले ही क्रॉस कर चुके थे, निफ्टी ने भी वो प्रीवियस उच्चतम स्तरों को ब्रीच करा, तो कल रिकॉर्ड जड़ते हुए भारतीय बाजार नजर आए। हाँ, जैसे टेम्पलेट होती है, रिकॉर्ड हाई छूने के बाद थोड़ा सा पस्त पड़ते हुए नजर आए, पर मार्केट्स की चाल, आगे के डायरेक्शंस पे आगे फोकस। पहले आज के क्यूज। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 0.5% के दबाव के साथ आज मंगलवार के दिन शुरुआत होगी। हालांकि शुरुआत में एसजीएक्स निफ्टी दबाव ज्यादा दिखा रहा था, 2.5% का, वहां से धीरे धीरे अब रिकवरी शुरू हुई है, ये ध्यान रखिएगा। एशिया में ज्यादातर मार्केट्स अब इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, ये इस समय की हाईलाइट है। वो शांघाई हैंगसेंग तो खैर अपनी पिटाई से बढ़िया तरीके से उभरे हैं, लेकिन बाकी पेरिफेरल मार्केट्स भी मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, और ये सब तब हो रहा है जब ओवरनाइट क्यूज यूएस से बेहद खराब थे। यूएस में कल सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आई। डाउ का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा, नजर आएगा आपको कैसे मुनाफा वसूली हुई। 1.5% तीनों बेंचमार्क्स कल दबाव के साथ बंद होते हुए नजर आए। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, तो तब और अब स्क्रीन पर आएगा हमने कहां फ्यूचर्स छोड़े थे कल 3:30 बजे, कहां फ्यूचर्स इस समय सुबह खड़े हुए हैं। वो डिफरेंशियल जो है वो एसजीएक्स निफ्टी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एशिया क्योंकि अब इंप्रूव कर रहा है, एसजीएक्स ने भी लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है। पहले तो अब ये समझ लिया जाए, यूएस, ये चाइना और यूएस, यही चीज दो डोमिनेट करनी थी। कच्चे तेल पे बाद में आता हूं, क्योंकि उछला चल क्या रहा है, यूएस में इस तरह का प्रॉफिट टेकिंग क्यों आई? देखिए, यूएस में कल जो गवर्नर्स थे उसमें दो लोगों की अपनी स्पीच थी, मिलेट की, विलियम्स की, दोनों हॉकिश है। बुलार्ड ने अपना पुराना राग अलापा कि हमको हॉकिश रहना चाहिए, उसके बाद जाके हम करेंगे। तो एक तरीके से फेड के जो गवर्नर्स ने अपना पुराना टोन सेट कर दिया, और जे पावेल साहब की एक स्पीच है कल लाइन अप है, तो उससे पता लगेगी। अब इसमें अभी अनुज ने एक बात कही थी कि वो फेड के ऑफिशियल्स के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, वो एक्चुअली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही है ना, कुछ डेमोक्रेट वाले करते हैं, कुछ रिपब्लिकन करते हैं, तो जो जिस विचारधारा के वैसे व्यू रखता है। तो इसलिए आप देखिए हमेशा फेड में डाइवर्जेंट व्यू आते हैं, और अलग अलग पार्टी के हिसाब से लोग अपने रखते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बात जो अनुज ने कही ना, कि फेड अपना कंट्रोल चाहता है मार्केट में। फेड ये चाहता है कि हम तय करेंगे कि कैसे आप मूव करेंगे, मार्केट डोमिनेट नहीं करेगी, क्योंकि फेड का कंट्रोल लूज हो गया था, इसलिए कुछ चीज़ें रुक नहीं रही थी। तो ईगो की लड़ाई भी है कि फेड ये दिखाना चाहता है कि हम तय करते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे मूव करेगा, क्या होगा। तो ये जो कंट्रोल की लड़ाई है वो भी वहाँ पे पैरेलल चल रही है, और जब तक वो उनको ये लग जाए कि हाँ कंट्रोल मेरा हाथ में आ गया, तो भले ही वो इन्फ्लेशन 7% पर रहे, वो नरम पड़ेंगे, लेकिन अभी तक कंट्रोल उनके हाथ में आया नहीं है। जिस तरीके से ये साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग चल रही है, ये इन्फ्लेशन थोड़ी रोकेगी। तो इसलिए वो एक डर सा माहौल वहाँ पे बना इस तरह के स्टेटमेंट से। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों को मालूम थी पहले से, लेकिन वो कंट्रोल की लड़ाई एक है। तो एक रीज़न वो था कि थोड़ा सा नरम पड़ा मार्केट। दूसरा रीज़न चाइना की तरफ आया। चाइना की तरफ में अब क्या लोगों को लग रहा है कि डिसरप्शन हो सकता है, सप्लाई थोड़ी बाधित हो सकती, क्योंकि अब कल उन्होंने काफ़ी पुलिस का इस्तेमाल किया, लोगों को घरों के अंदर भेज दिया, तो झड़पें हो रही थी। लेकिन जो पहले एकदम क्राउड निकलता था, वो कल क्राउड कम निकला, क्योंकि लोगों को मार मार के अंदर कर दिया सबने। तो वो एक डर चाइना वाला भी काफ़ी बड़ा बन गया कि सप्लाई डिसरप्शन
हो सकता है। तो ये दो मेन रीज़न थे। तीसरा एक वो रीज़न ये था कि दो वहाँ के बड़े बैंक गोल्डमैन और डॉइच बैंक ने ये अपनी रिपोर्ट दी है कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 कैलेंडर ईयर में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि बैंक्स ने अभी तक इन सिचुएशंस को अपने बिजनेस में डिस्काउंट नहीं किया है। तो जो ऑर्डर आप पढ़ते हैं उसमें 50-50 चल रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि बैंकों के रिजल्ट्स अगले इस क्वार्टर में जो यानी Q1 में जो आएंगे वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो ये तमाम सब खबरें मिला जुला के थी, तो लोगों ने कल एक प्रॉफिट बुकिंग करी है, लेकिन ऐसी कोई सीरियस चीज़ नहीं कि ट्रेंड बदल गया, कोई दिक्कत, वैसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रसल ज़्यादा गिरा है, 2% गिरा है, तो लोगों ने मिड कैप में पैसा जो बना था निकाल लिया, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यूएस में हाँ थोड़ा सा प्रेशर था। और एक और चीज, नैस्डैक ज्यादा गिरा है कल, तो वो वापस वो इंटरेस्ट रेट वाला फैक्टर आ गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज यूएस में ट्रैक करनी होगी अब हमको, एलॉन मस्क और एप्पल के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि एलॉन मस्क के आप लास्ट 4-5 ट्वीट देखेंगे वो एप्पल को अटैक कर रहे हैं काफी। हाँ। उनको डर ये लग रहा है कि कहीं एप्पल उनको डी प्लेटफॉर्म ना कर दे। अब इशू क्या हो गया है, वहाँ पे एक और इशू हो रहा है, और ये दोनों के दोनों नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, मतलब टेस्ला भी नैस्डैक है और एप्पल भी है। तो अब इशू वहाँ पर ये बन रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एप्पल को लग रहा है कि भाई तुमने अपना जो प्लेटफॉर्म है अब उसको मोनेटाइज करना शुरू कर दिया है, मतलब $8 ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो अगर आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो मुझे भी पैसा दो फिर। तो वहाँ पे अब ये मतलब एक ये जो एलॉन मस्क ने ये जो झगड़ा स्टार्ट करी है ना, ये यूएस में बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ने वाला है। वहाँ पे भी एक आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। ये भी एक फैक्टर बनने वाला है आगे जाके मार्केट के लिए। आने लगा ना, जब ये चार्ज कर सकते हैं तो किसी व्हाट्सएप की फ्री इंटरनेशनल कॉलिंग जो आप इतना एंजॉय करते हैं दुनिया भर में, क्यों नहीं चार्ज होने? सब ऐसी लगे। पॉलिटिकल तड़का भी है, वो खुल के कह रहे हैं एलन मस्क कि मैं रॉन डिसेंटी को सपोर्ट करूंगा 2024 में, तो वो ये काफी इंटेंस होने वाली है लड़ाई है। ये सब चीजें वॉच आउट करने की जरूरत। लेकिन कल और आज में फर्क जो अनुज सुबह कह भी रहे थे, एक बार तब और अपनी सेकंड प्लेट दिखाइएगा। ये जो अब रीआइट्रेशन हो, फिर से दोहरा रहे हो, लेकिन जो फेड प्रेसिडेंट्स के बयान आ रहे हैं उसने थोड़ा सा मूड गड़बड़ा दिया। तो ये सिर्फ इक्विटीज में प्रॉफिट टेकिंग नहीं थी, ओवरनाइट बॉन्ड यील्ड्स उछली, डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा मीनिंगफुल जंप दिखा रहा था, सोना चढ़ने लगा। ये सब वो कमेंट्रीज का इंपैक्ट था अक्रॉस एसेट क्लासेस। तो ये कल और आज में तस्वीर जो आप कह रहे हो ये बदल गई है हमारे लिए। अब वो डेटा पॉइंट जो कल कंफर्ट वाले थे आज उल्टा हो गया। कल क्रूड गिर रहा था, मेटल्स करेक्ट हो रहे थे, वो कहानी थी। हाँ, लेकिन एक बात है आशीष, ये जो आपने तब वो आपकी प्लेट दिखाई ना, इसमें देखेंगे तो आप बॉन्ड यील्ड और डॉलर इतना नहीं इम्पैक्ट हुआ। मतलब हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम ही जीरो है, लेकिन 105.6 का 100 ऐसा नहीं है कि हम 108-109 पे पहुंच गए, ठीक है। और ये 3.66 में 3.69 है, तो बहुत इंपैक्ट नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन मीनिंगफुल इंपैक्ट कहाँ है? क्रूड के ऊपर। और यही एक कारण है कि जो मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा जो है क्यों स्लाइटली, कल जो मैं कह रहा था ना कि कल फुल टॉस थी, ओपनिंग पे एकदम सीधा आपको 6 बढ़िया रहा वो एकदम। वो आज थोड़ा मुझे लग रहा है कि आज एकदम वो फुल टॉस नहीं है, आज वो थोड़ी सी एक हो सकता है कि एक आपको फंसाने वाली बॉल भी हो। तो कल तो जैसे मैंने कहा था खुलते ही ले, मतलब जहां पे होगा वहीं पे ले। आज मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि एक बार देख लें, आप पहला 1 घंटा देख लें, एब्जॉर्व मतलब मार्केट को ऑब्जर्व कर लें कैसा है, क्या हो रहा है, उसके बाद बोलें। क्योंकि एक तो चीन भी ऊपर आ गया है, तो मेरा तो एक क्लियर व्यू है कि एक एल्गो ट्रेड चल रही है कि चीन अगर नीचे है तो इंडिया ऊपर, चीन अगर ऊपर है तो इंडिया नीचे। ये एक थोड़ा सा एक ये ट्रेड चल रही है। लेकिन फिर वो बात ये है कि अगर आप एफआई के फ्लोज देखेंगे वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर एफआईज आगे मार्केट में वापस, और ये एफआई जो है ना ये सारी ईटीएफ्स हैं, पैसिव मनी है सारी की सारी। ये पैसिव मनी भाव नहीं देखती है, ये सिर्फ मोमेंटम चेस करती है। अगर ये वापस आ गई फिर तो मार्केट सारी दिक्कतों से उबर जाएगा और फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये एक क्लियरली एक व्यू है। लेकिन हाँ, ग्लोबल क्यूज आज जो है स्लाइटली मर्की है कंपेयर टू यस्टरडे। कल सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज प्रॉब्लम क्योंकि यूएस से भी आ गई, तो एक हल्का सा वो एंगल ऐड हो गया, बस और कुछ नहीं है। क्रूड 81 के नीचे था कल, आज वो 83 प्लस पे आके खड़ा हो गया, जबकि चाइना के कंसर्न जस के तस बने हुए हैं। तो ये क्रूड ओवरनाइट क्या ओपेक के कोई डिसीजन का वेट कर रहे हैं हम लोग? देखिए, ओपेक ने ये किसने कहा क्या कहा? ये रिपोर्टिंग है, ओपेक के स्टेटमेंट नहीं है। हाँ। आपको याद होगा पिछली बार सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर, जो कि वहाँ के प्रिंस भी हैं, सलमान, उन्होंने ये कहा था कि अभी हमने प्रोडक्शन के बारे में कोई फैसला नहीं लिया। जब अफवाह उड़ाई गई थी कि प्रोडक्शन बढ़ा देंगे ये लोग प्राइस कैप की वजह से, रशिया का जो हिस्सा कम होगा, तो उन्होंने कहा था ऐसा हमने कोई फैसला नहीं लिया, रादर प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए हम डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कि कट कर सकते हैं। तो अब चूंकि जैसे से आप 5 के करीब पहुंच रहे हैं,
तो छन छन की खबरें निकल के आ रही हैं कि ओपेक इस बारे में कोई डिसीजन लेगा। तो इसलिए जब कल वो तेजी से गिरा तो ये रूमर आई, छोड़ दी गई खबर, वो पलट के आ गया। तो अभी ओपेक की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ये बहुत संभावना है कि ओपेक प्रोडक्शन कट पर विचार कर रहा होगा। हमको पता नहीं, लेकिन कर रहा होगा, क्योंकि प्राइस वो बहुत नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनकी पूरी अकाउंटिंग गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए कल इसमें बाउंस आया, $3 ऊपर गया है। और अगर इन्होंने वाकई प्रोडक्शन कट किया और उधर रशिया वाला भी 5 तारीख को हुआ, तो फिर क्रूड में बहुत तेज ऊपर आ जाएगा। वो प्राइस बेवर दिखा रहा है किसी ओएनजीसी ऑयल इंडिया का, करेक्ट हो रहा है क्रूड, तो भी वो स्टॉक जस के तस डटे खड़े हुए हैं। तो ये सही है, थोड़ा सा हॉकिशनेस तेजी नजर आई उन स्टॉक्स में। वो बुलार्ड साहब के जो स्टेटमेंट होते हैं ना, डेडली होते हैं। फेड प्रेसिडेंट है, रेट शुड बी हेल्ड हाई थ्रू आउट नेक्स्ट ईयर एंड इनटू 2024। तो कहाँ कट की बात, बुलार्ड साहब तो गुस्सा है एकदम। लेकिन अब जरा सेटअप समझ लिया जाए। कल का FII का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा। कुछ हद तक तो करके फ्लोज इन्फ्लुएंस होंगे MSCI रीबैलेंसिंग के लिए। MSCI रीबैलेंसिंग कल इफेक्टिव होनी है, तो कल वो फ्लोज चैनलाइज हो चुके होंगे ऑलरेडी। तो MSCI रीबैलेंसिंग का इंपैक्ट आप देख रहे हैं T+2 के लिहाज से, तो कल वो काफी हद तक फ्लोज इंपैक्ट हुए होंगे। लेकिन एक ही कंसर्न है, वो इस समय ओवरहीटेड मार्केट्स। कल हम लोग जब रिकॉर्ड उच्चतम स्तर चढ़े थे, तो आवाज ने देश दुनिया के तमाम जाने माने एक्सपर्ट से बातचीत करी। उनमें से कईयों ने वैल्यूएशन रिलेटेड कंसर्न्स हाईलाइट करे थे। खैर, वो फंडामेंटल्स अपनी जगह, लेकिन इन लेवल्स पे टेक्निकल्स, इन लेवल्स पे सेटअप कैसा खड़ा हुआ है? हाँ, देखिए उसकी बात करूं इससे पहले एक और चीज मैं जो बोलना भूल गया था कि आज थोड़ा और कंफ्यूजिंग मामला इसलिए भी है क्योंकि अब जैसे आज IT कैसे रिएक्ट करेगा, मुझे ये देखना है। क्योंकि नैस्डैक काफी नीचे और ये बॉन्ड यील्ड और ये इंटरेस्ट रेट की कंसर्न वापस आई हैं, लेकिन क्रूड ऊपर है। तो क्रूड ऊपर की वजह से एक एल्गो ट्रेड प्ले होती है कि बैंक्स अंडर परफॉर्म करते हैं और IT आउट परफॉर्म करती है, तो एक बैलेंसिंग फैक्टर है आशीष। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी मेरे लिए। लेकिन हाँ, जो आपने बात की कैश मार्केट फ्लोज की, 936 करोड़ की बाइंग थी, उसमें मेरे को लग रहा है आधे से ज्यादा रिलायंस था, क्योंकि कल रिलायंस का डिलीवरी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 1825 करोड़ का डिलीवरी वॉल्यूम था रिलायंस में। और रिलायंस मैंने जिस तरीके का एक मार्केट को सपोर्ट दिया, उससे आप देखा ही था कल निफ्टी जितना ऊपर था वो पूरा का पूरा जो सपोर्ट था वो पूरा रिलायंस 70 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा था, निफ्टी 56 पॉइंट ऊपर था। तो एक्स ऑफ रिलायंस एक्चुअली निफ्टी तो थोड़ा सा नीचे था, तो वो 1825 करोड़ की जो बाइंग थी वो रिलायंस में थी। हाँ, ये डिस्क्लेमर चला देते हैं, जरूरी है। लेकिन FII की आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग देखिए, कल 1400 करोड़ की नेट बाइंग की उन्होंने और 15,800 लॉन्ग ऐड किए। तो वो जो लॉन्ग शॉट था वो जो 77 से कम होकर 71 पे आया था, वो वापस 73 पर पहुंच गया है। अच्छा, कल एक और चीज हुई पुट कॉल रेशियो में। हमने एक इंट्राडे में पुट कॉल रेशियो ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। अभी हमें 1.28, कल जब हमने स्टार्ट किया तब थे हम 1.17 पर। कल हम इंट्राडे में गए थे 1.45 तक, और एग्जैक्टली लाइक अ प्रोग्राम ट्रेड आशीष कल 1.45 पे जैसे पुट कॉल रेशियो पहुंचा, वहां से प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई। तो ये एक मार्केट का एक जो अनरिटन लॉ है कि 0.75 पर आप बाय करें, 1.5 पर आप सेल करें। अब एक्चुअली होने क्या लगा है, स्मार्ट ट्रेडर 0.75 का भी वेट नहीं करते, वो 0.8 पे ही बाय कर लेते हैं, और 1.5 तक का वेट नहीं करते, 1.45 पे ही थोड़ा सेल कर लेते हैं। मतलब तो ये भी एक चीज हो रही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। ये जो आपने वैल्यूएशन की बात की, कल हमारे सिस्टर चैनल पर वो टिब्रेवाल जी आए थे, कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर। उन्होंने एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग रेज किया था कि अर्निंग्स एस्टिमेट जो हम सोच रहे थे कि बढ़ेंगे, इस क्वार्टर के बाद एक्चुअली कम हुआ है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी मार्केट एक्सपेंसिव बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की डेट में हमारी मार्केट एक्सपेंसिव बहुत है, ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन पर हैं हम लोग, और प्रीमियम कंपेयर टू पीयर्स भी हमारा ऑल टाइम हाई पर है। ये रिस्क तो है मार्केट में, लेकिन फिर इश्यू वही है क्योंकि बाकी मार्केट्स में प्रॉब्लम है, हमारी मार्केट में एटलीस्ट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए शायद हमारी मार्केट को लोग चेस कर रहे हैं, और वो जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है वो सपोर्ट कर रही है इस मार्केट को। तो ठीक है, फ्लोज बढ़िया है तो फिर वो सब छुप जाता है, कार्पेट के अंदर चला जाता है, ये भी ध्यान रखें। हाँ, लेकिन वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, ये कल भी, और जैसे अब बता रहे हैं सिस्टर कंसर्न्स पे भी हर जगह ये दिक्कतें सामने आती हुई। अच्छा, अब आज का निफ्टी का अप्रोच समझा जाए। कल का निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वो खराब ग्लोबल क्यूज के बीच में शुरुआत तो इन रेड करी हमने, पर वहां से क्या तेजी पकड़ी। निफ्टी दरअसल 100 पॉइंट उछला एक समय, तब हमने वो रिकॉर्ड जड़ दिए 614 के, वो 100 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी। लेकिन फाइनली टिपिकल वो जो मेंशन भी हुआ था कल की, रिकॉर्ड हाई छूने के बाद थोड़ा सा पस्त पड़ेगा, वो 100 पॉइंट ऊपर वाला 50 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। फिर भी ग्लोब को हमने बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म करा। अब ये लाइफ
रिकॉर्ड हाईज के बियॉन्ड कैसी, अब क्या करना है? निफ्टी का अप्रोच आप कह रहे हो 1 घंटा वॉच आउट करना है, 1 घंटा वॉच आउट करना है, क्या वॉच करूं? क्या लार्ज कैप्स का बिहेवियर, निफ्टी के कोई इंटरेस्टिंग लेवल्स? निफ्टी के लेवल्स पहला ट्रेड जो है आज का वो है 18,500 का पुट राइटर कैसे बिहेव करता है वीकली ऑप्शंस में। जो 18,500 आज ट्यूसडे है, तो कल वो ऑल इम्पोर्टेंट जो एक्सपायरी -1 वाला सेशन है उससे पहले 18,500 पर आशीष टोटल पुट राइटिंग है 1.05 करोड़। बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो एक अज्यूम कर लिया मार्केट ने कि 18,500 नहीं टूटेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, अगर एसजीएक्स निफ्टी राइट है तो करीब करीब 18,500 पर ही स्टार्ट करेंगे। तो लेवल टू वॉच क्या हो जाएगा? 18,450। क्यों? क्योंकि प्रीमियम है 50 रुपये 18,500 के पुट का। 18,500 के पुट का प्रीमियम 50 रुपये, ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 5 लाख। तो 18,500 में से 50 रुपये आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो वहाँ तक का पेन झेल सकता है पुट राइटर। 18,450 पर भी अगर एक्सपायरी होती है तो भी पुट राइटर की जेब से कुछ नहीं जाएगा। 18,450 के नीचे ही पुट राइटर प्रॉब्लम में आएगा ना। और वो भी 18,450 का मतलब ये नहीं कि 18,449 पर आपने बोल दिया कि मार्केट ब्रेकडाउन हो गया, नहीं। स्पेंड करता है कि नहीं टाइम, वहां पर ये देखना जरूरी है। तो अगर 18,450 डिफेंड हुआ आशीष, और आपको मार्केट एक इंडिकेट कर रहा है कि 18,450 डिफेंड कर रहा है, तो वो एक बाय जोन होगा। और फिर 18,400 से 450 का जो जोन है वो एड जोन होगा, क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप्स है। और मार्केट की बाय ऑन डिप्स की रणनीति अगर आपने फॉलो की है तो आपने पैसा बनाया है। 18,400 से 450 की जोन में कोशिश करिए ऐड करने की, लेकिन आज आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा 18,350 का। और 18,350 के नीचे अगर 5 मिनट भी मार्केट ट्रेड करेगी तो आपको फिर लॉन्ग से बाहर होना होगा। और पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए वो स्टॉप लॉस हो जाएगा 18,250। हालांकि मुझे लगता नहीं कि मार्केट आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट में पैसा है, जिस तरीके का पैसा साइडलाइंस पर वेट कर रहा है, हर करेक्शन पे बाइंग आ रही है, तो शॉर्टिंग नहीं करें इस मार्केट में। देखिए, शॉर्टिंग के थॉट से बचें। शॉर्टिंग करने के थॉट्स तभी लाएं जब 18,250 ब्रीच होने लगे कन्विंसिंगली। उसके बाद भी देखें कि वो 2-3 दिन वहाँ ट्रेड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मार्केट ने अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि ये शॉर्टिंग का मार्केट है, अभी भी लॉन्ग का ही मार्केट है। लेकिन जैसा कि आज थोड़ा सा मैं उतना चेस्ट थंपिंग होगी नहीं बोलूंगा कि बस पहली बॉल पर ही कूद पड़े। आज थोड़ा सा वेट कर लें, पहले 1 घंटे का मार्केट का बिहेवियर देख लें, समझ लें, उसके बाद कॉल लें फिर। बिल्कुल ठीक। तो ये की लेवल्स हो गए जो वॉच आउट करने, पहले 1 घंटे का बिहेवियर देखिए। 450 डिफेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वॉच आउट करना। और ऐड करने के जोन्स होंगे 400 450 के आसपास के, जहां पे चाहें तो इस बाजार में फिर आप एंट्री पाने के फिर से मौके ढूंढिएगा। कल की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे निफ्टी की। कल तो खैर एक तरफा सिर्फ रिलायंस का दिन था, गजब का मूव, गजब का कंट्रीब्यूशन, और हो सकता है उसके चलते सेक्टरल चर्निंग का खामियाजा बैंक्स ने झेला हो। लेकिन बैंक निफ्टी बैंक का भी एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। जो चल रहा है वो पस्त टाइप है, अदरवाइज वीकनेस। तो थकावट की इंडिकेशन इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखा रहे हैं वैसे निफ्टी बैंक। हाँ, थोड़े से दिखा रहे हैं। और इसके लिए कल भी हमारी कॉल थी कि निफ्टी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है बैंक निफ्टी के बजाय, जबकि पूरी नवंबर सीरीज में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग था। देखिए आशीष, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी अभी भी लीडर है मार्केट का, लेकिन नियर टर्म में ये टेक्निकल चेंजेस होते हैं और वो ट्रेडर को उस हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी होती है। तो अभी पिछले हफ्ते हमने क्या बोला था, लेवल्स निफ्टी के देखें लेकिन ट्रेड बैंक निफ्टी में लें। अभी मैं कहता हूं कि आप लेवल्स भी निफ्टी के देखें और ट्रेड भी बैंक निफ्टी के ही लें। लेकिन अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं जो बैंक निफ्टी में हैं, तो मैं लेवल्स बता देता हूँ। हालांकि बैंक निफ्टी में आज मेरा कोई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेवल्स बता देता हूँ। 42,800 एक बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, दो कारण से। एक तो 42,800 हर जो करेक्शन आ रही है उसमें डिफेंड हो रहा है, उसको वो हर डिप पे 42,800 बाइंग आती है। दूसरा 43,000 के पुट पर सबसे ज्यादा बिल्डअप है, उसका प्रीमियम 200 रुपये है, तो आप एडजस्ट कर लें तो फिर वही 42,800 का लेवल आता है। तो 42,800 का वो लेवल है। और अगर आप एक पोजिशनल लॉन्ग है तो 42,500 और 42,800 पर बाइंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस लंबा रखना होगा। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक आज फर्क क्या है, निफ्टी का स्टॉप लॉस बहुत करीब होगा आपने खरीदा, तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा। अगर आपने 42,800 पे भी ले लिया तो 42,500 का आपको स्टॉप रखना होगा, तो 300 पॉइंट दूर है वो थोड़ा सा एक आपके लिए दिक्कत का काम कर सकता है। शॉर्टिंग ना करें बैंक निफ्टी में, अभी भी मैं ये बोलूंगा 42,500 के नीचे तक एटलीस्ट ना करें, क्योंकि शॉर्टिंग का बाजार है नहीं। और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है आज, ट्यूसडे है, तो इसके लिए उसका थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है आज मार्केट के ऊपर। तो मैंने एक नोटिस किया, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी नॉर्मली, और लोग एज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि पिछले थर्सडे को मार्केट ने ज़बरदस्त एक ऑप्शन बायर को बड़ी ट्रेड दी थी, तो शायद आज की एक्सपायरी में भी वो आज शायद उल्टा हो सकता है। आज हो सकता है फाइनेंशियल निफ्टी थका दे आपको, 19,100 से 19,200 के बीच में पूरा दिन निकाल दे, और उसके बाद एक्सपायरी पे एक हल्का सा मूव दिखाई। ये पॉसिबल है फाइनेंशियल निफ्टी में कि 19,100 से 19,200 के बीच में हम आज अड़े रहेंगे पूरे दिन। 19,100 का पुट भी जीरो हो जाएगा, 19,200 की कॉल भी जीरो हो जाएगी। उसके बाद शायद 3 बजे थोड़ा सा एक मूव आ भी जाए भले, तो वो एक इंपैक्ट आएगा बैंक निफ्टी पर। इसके लिए अगर आज आपको ट्रेड लेना भी है तो निफ्टी बेटर इंस्ट्रूमेंट है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। हाँ,
और ये पहले बताया भी गया था, बिल्कुल ब्यूटीफुली ऐसे ही हो रहा है बाजार में। ये हो गई आज के ग्लोबल क्यूज, ट्रेड सेटअप, निफ्टी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। और हम रिटेल की तो अच्छी बात ये हो रही है कि आप पोर्टफोलियो ठीक दिखने लगे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप चलना शुरू हो गया है, वो ब्रॉडर मार्केट का आउट परफॉर्मेंस अब नजर आ रहा है। और ये कॉल भी था कि अब दिसंबर का महीना शायद मिड कैप स्मॉल कैप्स का होगा। कहाँ रिकॉर्ड हाईज निफ्टी जड़ रहा है, कहाँ निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स तो अभी भी अपने रिकॉर्ड हाईज से मेरे ख्याल से 15% ऑफ हाईज ट्रेड करता हुआ। तो वो पॉकेट अब बहुत ब्यूटीफुली कैचअप प्ले कर रही है, ब्रेथ हर दिन पॉजिटिव आपको नजर आएगी। चलिए, लेकिन सीएनबीसी आवाज का मंगलवार का जो पैनल है वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप सबको गुड मॉर्निंग। पहले तो बहेती साहब, कल की वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सुबह की कॉल के लिए धन्यवाद आपका। कल तो गजब चली और पूरे बाजार को हिला रखा था रिलायंस ने। क्या व्यू क्या बन रहा है रिलायंस का बहेती साहब? टॉप कॉल पे बाद में जाता हूं। 3% उछाल कल सुबह 8 बजे का टॉप कॉल बहेती साहब का रिलायंस इंडस्ट्रीज ही था। 1800 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती हुई इस स्टॉक में। बहेती साहब अब क्या 2700 के ऊपर खड़ा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनु जी। आशीष जी, कल जिस हिसाब के वॉल्यूम्स क्लॉक इन हुए और जो इस हिसाब का मूव था रिलायंस में, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। हमें लगता है कि अभी यहाँ से एक बड़ा मूव देने के लिए पॉइज्ड है। और हमारे टारगेट्स इसमें करीब करीब 2850 के टारगेट्स हमें रिलायंस में आते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि कोई भी डिप आए तो जरूर रिलायंस में पोजीशन बनानी चाहिए। जिनके पास भी लॉन्ग है, रिलायंस में 2640 के स्टॉप लॉस से बने रहे। बिल्कुल ठीक, स्टॉक ऑफ द डे था, सब इसी की चर्चा कर रहे थे। बहेती साहब ने ब्यूटीफुल कॉल दिया था सुबह। गिरावट में एंट्री पाने के मौके ढूंढेगा, 2640 अब आपका स्टॉप लॉस होगा। रिलायंस की बात हुई, डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आ जाएगा। चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो कोई ट्रेड लेने का मन हो तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, कंसल्टेंट से बातचीत कर लें। पर क्योंकि शुरुआत इसलिए करी कि ट्रेड आइडेंटिफाई इसी पैनल के थ्रू हुआ था और कल चर्चा में यही एक स्टॉक था। चलिए, आज के टॉप कॉल स्टिंग प्ले कर दिए डायरेक्टर साहब। शुरुआत करी जाए आज के तमाम टॉप कॉल्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष। आज का सबसे प्रेफर्ड ट्रेड है लुपिन। लुपिन में बहुत बढ़िया बेस बना है, करीब 710 और 720 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 732 पर। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 725 726 के आसपास है। स्टॉप होना चाहिए 720 का। 720 का स्टॉप, डिप मिलता है, खरीदारी का मौका है 725 26 के आसपास। टारगेट 750। 1 या 2 दिन लग सकते हैं लुपिन। ओके, लूप में बाय करिए। देखिए, कल थोड़ा फार्मा इंडेक्स चला भी था और थोड़ा सा एक फार्मा इंडेक्स में एक मूव आना शुरू हुआ है, अपने लो से थोड़ी रिकवरी आई है। और अगर मार्केट में थोड़ा सा एक रिस्क ऑफ आज है तो शायद फार्मा चले, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। चलिए मानस, गुड मॉर्निंग। आप क्या ट्रेड करोगे आज? पहला ट्रेड आपका? जी जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज एक नॉन एफएनओ स्टॉक है और उस पर एक बाय रिकमेंडेशन है, और वो स्टॉक है त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। त्रिवेणी के पैटर्न्स अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जून जुलाई के आसपास बड़ी गिरावट के बाद 220 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया। अगस्त के मंथ में एक पुल बैक देखने को मिला, सितंबर में 290 के आसपास के हाईज बने। उसके बाद से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, लेकिन ये जो रेंज थी ये लगातार बहुत नैरो होती चली जा रही थी। फाइनली कल इस रेंज के अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया, ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक त्रिवेणी में आज भी बाइंग जारी रहेगी। तो 294 के स्टॉप लॉस से त्रिवेणी में खरीदारी करनी है 310 रुपए के टारगेट के लिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग आज है मानस का प्रेफर्ड कॉल। कल मानस ने आदित्य बिरला कैपिटल की बात करी थी, बढ़िया मूव उसने दिया आपको दिन के दौरान, और आज तो एक ब्रोकरेज के रडार पे भी आता हुआ, उस पर आगे बातचीत कर लूंगा। आदित्य बिरला कैपिटल कल का बढ़िया ट्रेड, और त्रिवेणी आज का प्रेफर्ड पिक। 310 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। ऐसे ही बिरला सॉफ्ट था, सतपुते साहब का आइडिया बढ़िया मूव दिखा के गया, वो भी कल इंट्राडे में। सतपुते साहब, आज रडार पे कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए नजर है डेल्टा कॉप पे, लिटिल हाई बीटा है, लेकिन जिस तरह से इसका डेटा पैन आउट हो रहा है, मेरे हिसाब से आज यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, फॉलो थ्रू मिलेगा। कल भी हमने इसमें एक ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखा था, तो एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप आप कह सकते हैं कि कल के सेशन में इसमें देखा गया है। ये 233 के आसपास इसका फ्यूचर में क्लोज है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, दैट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका नेकलाइन बनता है करीब 230 के आसपास। तो सुबह के वीकनेस में अगर हमें इस लेवल के आसपास मिले तो दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो 230 के आसपास मिले तो डेफिनेटली बाय करें। स्टॉप लॉस उस लिहाज से अगर आप देखें तो 226 का होगा, और इसका पहला टारगेट, स्विंग का टारगेट 240 का है।
लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, अगर इस ब्रेकआउट को आप फॉलो करें थोड़ा पोजिशनली, so it can move up to 260 plus. So it's a buy in Delta Corp. 260 प्लस के टारगेट्स का लॉन्ग टर्म के लिए अप्रोच करें, ये एक कॉल आती हुई डेल्टा कॉप पर। चलिए, आज पैनल पर दो राजेश जी हैं, तो दूसरे राजेश जी से बात कर लेते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आपकी क्या प्रेफर्ड पिक होगी सुबह? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रेफर्ड पिक रहेगी अपोलो टायर। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन कल के सेशन में देखने को मिला, और जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपोलो टायर फ्यूचर में टारगेट यहाँ से आना चाहिए करीब 325 से लेकर 330 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 309 का। तो अपोलो टायर फ्यूचर पे बाय करने की सब। सही बात है भाई, टायर स्टॉक्स बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। अपोलो टायर्स रखिए रडार पे, कल भी गजब का मोमेंटम पिकअप कर रहा था, और आज पालिया साहब का पिक, टॉप पिक 325 330 तक के लक्ष्य। बैती साहब, रडार पे आज कौन सा स्टॉक? आशीष जी, रडार पे एशियन पेंट्स है। कल स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिला, और स्टॉक 20 डेमा और 200 डेमा दोनों रीगेन करने में सफल रहा है। जिस हिसाब के कंटिन्यूअसली कैंडल्स बन रहे हैं, एक हमने ये देखा है कि कंटिन्यूअसली एक सेलिंग अब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है, और स्टॉक पिछले 8 दिनों के सेशंस की मैं बात करूं तो अपने हायर लेवल्स पे ही क्लोज देने में सफल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव यहाँ से एशियन पेंट्स में देखने मिलेगा। तो 3230 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3110 का। एशियन पेंट्स में बाय करें। आज थोड़ा सा शायद क्रूड एक मूड बिगाड़े इसका, लेकिन डिप्स मिले तो बाय करें, और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें जो बेहती जी बता रहे हैं। ये कॉल इस समय आती हुई। कविता जी, गुड मॉर्निंग। आप क्या ट्रेड ले रही हैं मैम? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड है एग्रोकेमिकल स्पेस से। सो एग्रोकेमिकल में पीआई इंडस्ट्री इज लुकिंग गुड। पीआई इंडस्ट्री ऑन ऑल द टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है काउंटर का। फ्रॉम 3800 के लेवल से एक अच्छा करेक्शन भी दिखाया है स्टॉक ने। फ्रॉम द लास्ट 4-5 डेज इंच अप होते हुए दिखा, और कल एक कॉन्फिडेंट कैंडल इस पर बनते हुए दिखी है। इवन अगर लीडिंग इंडिकेटर्स को देखें तो वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन बताते हुए दिख रहे हैं। सो 3452 की क्लोजिंग है काउंटर की। आई बिलीव 3520 3550 के लक्ष्य के लिए पीआई इंडस्ट्रीज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। वन कैन टेक स्टॉप लॉस ऑफ 3420 ऑन द काउंटर। सो पीआई इंडस्ट्रीज इज द बाय कॉल। पीआई इंडस्ट्रीज, इसका एक छोटा पीयर, उसका आईपीओ खुला हुआ है, वही सिमिलर बिजनेसेस वाली कंपनीज। खैर, पीआई इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है कविता जी को, तेजी करने का मन। ये सारे हो गए आज के ट्रेड्स के लिहाज से, या पोजिशनली कुछ एक्सपर्ट ने हाईलाइट करे टारगेट्स। ये सारे स्टॉक्स आप रडार पे रख सकते हैं। अच्छी बात, सारे के सारे सुबह सुबह बाय कॉल्स आते हुए। एक फंडामेंटल तड़का भी जोड़ लिया जाए। SMIFS के कोलकाता से शरद अवस्थी साहब जुड़ते हुए। अवस्थी साहब, गुड मॉर्निंग। वो फोटो लाना तो भूल ही गया मैं। अवस्थी साहब, आपने भेज दो ना जरा, फोटो दिखा दूंगा मैं पिछली बार प्रॉमिस करा था अगली बार आप जुड़ोगे तो दिखाऊंगा। आज के लिए रडार पे स्टॉक कौन सा है? इंडिगो हमें लगता है काफी डिसेंटली प्लेस्ड है। हालांकि क्रूड के थोड़े हेडविंड्स आज रह सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है ग्रेजुअली क्रूड की ट्रैजेक्टरी वीक ही रहनी चाहिए, और अगले 6-7 महीनों में ये प्ले आउट करना चाहिए। प्लस करेंसी में डेप्रिसिएशन की वजह से जो लीज का प्रेशर, लीज की कॉस्टिंग पे प्रेशर आ रहा है, वहां पे भी हमें लगता है रुपए में भी लगभग टॉप आउट हो गया है, वहां भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। और जो नंबर्स हैं एविएशन में वो काफी स्ट्रांग हैं। आज भी जो डेटा आया है वो भी काफी स्ट्रांग है। दूसरे महीने में लगभग 4 लाख के ऊपर की बुकिंग्स हैं, तो वहां से काफी अच्छी ट्रैजेक्टरी दिख रही है, और आने वाले समय में भी हमें लगता है ये चालू रहेगा। तो अगले 2 साल में, अगले साल FY24 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स में थोड़ा उछाल आएगा अच्छा खासा, और 100 रुपए के आसपास की ईपीएस, 90 से 100 रुपए के आसपास की ईपीएस आएगी। कंजर्वेटिवली पकड़े भी तो भी मुझे लगता है कि 25 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 2400 से 2500 के लक्ष्य के लिए इंडिगो काफी बढ़िया बेट लगती है वैल्यूएशंस पे। ओके, तो देखिए आज 2-3 कॉल्स हैं जो जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा हो सकता है क्रूड वो बिगाड़ दे मामला, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग शायद इमर्ज होगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। एशियन पेंट्स और इंडिगो भी दूसरी कॉल है। इंटेग्रल एविएशन, बिल्कुल ठीक। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। उसके बाद हर्षदा रेड्डी हैं, लक्ष्मण जुड़ेंगे और यतिन जुड़ेंगे। तो बढ़िया स्टॉक्स से न्यूज, ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है वो सारा कवर करेंगे। गावस्कर ने ल्यूपिन की बात करी, खबरों में भी वैसे ल्यूपिन आज बढ़िया बेस फॉर्मेशन, डिप्स में खरीदारी करें।
अगले 1 से 2 दिनों में 750 तक की तैयारी कर रहा है, 720 का स्टॉप होगा। मानस कह रहे हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग आज एक कैश का स्टॉक लेकर आए, 310 तक का लक्ष्य 294 के स्टॉप लॉस के साथ कल बढ़िया मूव दिखाया है स्टॉक ने। डेल्टा कॉप सतपुते साहब के रडार पे आया भाई, 240 का टारगेट है और पोजिशनली शायद ये 260 प्लस तक की तैयारी कर सकता है, 226 पे स्टॉप लॉस लगाना है। कोई भी गिरावट आए तब खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। अपोलो टायर्स कल बढ़िया एक्शन पिकअप हुआ है स्टॉक में, बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करें। पालविया साहब कह रहे हैं खरीदिए, 309 का स्टॉप लगाइए। एशियन पेंट्स है बहेती साहब की आज की पिक, 3110 के स्टॉप के साथ 3230 के लेवल्स। पीआई इंडस्ट्रीज कविता जी के रडार पे 3420 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स और इवेंचुअल टारगेट स्क्रीन्स पर, और ये सारे ट्रेड के लिहाज से आइडियाज। इंटरग्लोब एविएशन जो है, यहां पे कोई भी गिरावट आ रही है, कोई भी मौके दे रही है तो खरीदारी करिए। शायद अवस्थी साहब कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में 2400 2500 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। और चलिए अब फोकस करा जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज पर। दिखाइए हर्षदा को, दिखाइए साथ में लक्ष्मण को भी। पहले हर्षदा के पास चला जाए, हर्षदा से जाना जाए आज स्टॉक्स इन न्यूज में ब्रोकरेज का तड़का शुरुआत में, क्योंकि स्टॉक है ही इतना कंट्रोवर्शियल या फिर इतनी ज्यादा चर्चा में, वो है पेटीएम। और पेटीएम पर अब सीएलएसए जिसने एक सेल कॉल दिया था, वो कह रहे हैं खरीदने का मौका आ गया है, बाय का कॉल आया है। और ये इनफैक्ट इसीलिए बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट मुझे लगी, तो मुझे लगा इस पर पहले नजर डाल लेनी चाहिए। अब सीएलएसए ने काफी चीजों पर दरअसल पेटीएम के बिजनेस पर कमेंट किया है। पहले तो ये कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड इस समय फेवरेबल है, इसीलिए टारगेट आया 650 रुपए का। स्टॉक देखिएगा 450 या 460 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। सीएलएसए साफ कहता है कि कंपनी में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है हाल ही की गिरावट के बाद। $1 बिलियन से ज्यादा का कैश दरअसल कंपनी के हैंड में है, बैलेंस शीट में है, और वो दरअसल इस पर्टिकुलर शेयर को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। उनका मानना है कि बड़े पैमाने पर जो कैश बर्न हो रहा है वो अगले 4 से 6 महीनों में पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इसीलिए इन लेवल्स पर अब मौजूदा वैल्यूएशंस थोड़े से अट्रैक्टिव लगने लगे हैं, इसीलिए उन्होंने अपग्रेड किया है। वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। यहां से आगे हालांकि वो कहते हैं कि दरअसल कंपनी अपने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने पर जोर दे सकती है, उस पर काम जरूर कर सकती है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ कहां से आएगा, तो उस पर दरअसल कंपनी का कहना है, यानी कि सीएलएसए का कहना है, लोन और क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़े रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर्स रहने वाले हैं दरअसल कंपनी के लिए, यानी कि लेंडिंग बिजनेस पर जो पेटीएम भी कहता आया है, वो सीएलएसए भी एक्नॉलेज कर रहा है कि वहां से अच्छी खासी रेवेन्यू देखने को मिलेगी। और रेवेन्यू पोटेंशियल अगले 5 सालों में करीब करीब 3000 करोड़ का सीएलएसए ने आका है। यही नहीं, ये भी कह रहे हैं ये प्रोवाइडेड कोई एसेट क्वालिटी की दिक्कत ना हो तो 3000 करोड़ तक का। क्लाउड रेवेन्यू में करीब 1400 करोड़ तक का आंकड़ा FY 22 से 25 के बीच देखने को मिल सकता है, ये सीएलएसए का आकलन है। ये दरअसल क्लाउड रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, साथ ही साथ हायर क्रेडिट कार्ड सोर्सिंग इनकम में भी इजाफा देखने को मिलेगा, तो वो कह रहे हैं क्लाउड रेवेन्यू करीब 1400 करोड़ के आसपास आ सकता है FY 22 से 25 तक। यही वजह है कि सीएलएसए अब कह रहा है जो पहले इनका सेल कॉल था उसको बदल के अब अपग्रेड करके कह रहे हैं पेटीएम में बाय करें। सिटी ने भी एक रिपोर्ट निकाला था 1055 के टारगेट। 1055 के। तो देखिए कल एक हमने सुबह डिस्कस किया था कि वो जो मार्केट उसको थोड़ा नेगेटिवली ले रहा था न्यूज को, वो एक टेक्निकल ऑनबोर्डिंग वाली तो पूरा टेक्निकल फैक्टर था। तो कल इंट्राडे में गिरने के बाद ऊपर भी आया था। $3.5 बिलियन के वैल्यूएशन में $1 बिलियन कैश है, तो मतलब एक्स ऑफ कैश $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन होगी। एक इंटरेस्टिंग चीज जो उन्होंने बोली है, एक रिस्क फैक्टर भी उन्होंने हाईलाइट किया है कि वो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेलिंग कहाँ खत्म होगी ये उनको भी नहीं पता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। वो सप्लाई कब तक रहेगी, कितनी रहेगी, वो एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन आशीष एक मतलब कई बार होता है ना, एक कुछ मार्केट में एक जैसे जोमेटो था, जोमेटो जब इतना ज़्यादा हेटेड स्टॉक हो गया और मीम्स बनने लगे उसके, तो उसने आपको एक 20-40-50% की रैली दे दी उसे। आईटीसी में मैंने बड़ी रैली देखी थी, तो एक इंडिकेशन है। और नॉर्मली ये जो ब्रोकरेज हाउसेस भी इस तरीके की चीज़ों को भांप लेते हैं थोड़ा सा, कि कई बार ये भी ट्रिगर बन जाते हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि एक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है मार्केट की, शायद एक नियर टर्म में एक रैली आ सकती है पेटीएम में भी, क्योंकि इस न्यू एज में आप देखिए पीबी फिनटेक नीचे से क्या जबरदस्त घूमा है, तो कुछ तो बाइंग आई है यहाँ पर न्यू एज कंपनीज में, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू तो इमर्ज होती है स्टॉक्स में। ये
12 महीने का चार्ट आपको 63% डाउन दिखेगा, लेकिन अगर आपने 1 महीने पहले लिया है तो आप नोटिस करेंगे वो यही प्रॉब्लम है कि 12 महीने के चार्ट में दिखेगा भी नहीं है। लेकिन आप ये 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे नीचे से क्या घुमा है। तो जो वो एक स्कैल्पिंग ट्रेडर्स होते हैं वो इसी अपॉर्चुनिटी में रहते हैं कि हमको 15-17% में मिल गया अगर 1 महीने में 2 महीने में, तो हमारे लिए तो वही काफ़ी है। और सिटी कह रहा था कि भाई राइवल से अच्छा बेहतर मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं ये, किसी पेयू से, किसी लेजी पे से। और आज सीएलएस ने जो हाईलाइट करा डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे, दोनों अब 4-4 डिजिट के आंकड़ों के साथ आ गए। अच्छा, जोमेटो की बात छिड़ी तो कल बताना भूल गया था, जोमेटो को भी अपडेट था। वो अमेजॉन ने फूड डिलीवरी सर्विसेज बेंगलुरु में शुरू करी थी, तब बड़ा चैलेंज होगा, थ्रेट होगा, अमेजॉन इस धंधे में आ रहा है, हाथ खींच आपको याद होगा बंद कर रहे हैं वो फूड डिलीवरी। आशीष, इनफैक्ट नीरज काफी बुलिश थे उस बिजनेस पर, और तब मैंने कहा था बहुत टाइम लगेगा किसी भी कंपनी को इतना स्केल हासिल करने के लिए। भले ही अमेजॉन है, नाम बड़ा था, लेकिन वो कन्वर्ट कर नहीं पाए। देखो मैं एक चीज बोलूंगा सिंपल, आज की डेट में भी इंडिया में आप जहाँ भी वो हल्की सी भी चार्ज लगा देता है कोई, तो आप दूसरा ऑप्शन ढूंढते हो कि मतलब जैसे स्विगी पे अगर आप देखेंगे वो उन्होंने जब वो फीस लगानी शुरू की तो आप जोमेटो देखेंगे, अगर जोमेटो तो कोई और देखेंगे, या फिर डायरेक्ट रेस्टोरेंट को यही करने लगा। पहले डायरेक्ट पूछता हूँ, वो बोलता है डिलीवरी नहीं कर सकते, स्विगी से करिए, तब वहां जाना पड़ता है। वो अखरता है, वो एक्स्ट्रा 30-40 रुपए भी देना, और ऊपर से भाव, उस डिश का भाव भी अलग अलग दिखता है ना बहुत अखरता है। खैर, अवस्थी साहब ट्रैक करते हैं, बहुत पैनी नजर रखते हैं इस तरह की न्यू एज कंपनीज में। अवस्थी साहब, SMIFS में कुछ बास्केट, एक स्टॉक पे ना तो कुछ चुनिंदा न्यू एज कंपनी वाले स्टॉक्स जो बहुत पिट चुके हैं, कुछ बास्केट बाइंग वगैरह शुरू करी क्या आप लोगों ने? कुछ पैसा झोंकना शुरू करा है? ये जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे हैं, इनमें तो अभी भी हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि पेटीएम वगैरह हमें लगता है अभी भी, हालांकि EV to सेल्स के हिसाब से 3-3.25 पे आ गया है, जो IPO के टाइम 30 टाइम पे था। बट अभी भी क्योंकि अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी आने में बहुत टाइम है और अगले 2-3 साल में वो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं, तो वैसी बेट्स पे हम यूजुअली फोकस नहीं करते। PB फिनटेक में FY25 तक उम्मीद है कि पॉजिटिव हो जाएगा, बट उसके बावजूद भी अगर 5-6 रुपए अर्निंग आती भी है तो उस हद से ज्यादा वो वैल्यूएशन डिस्काउंटेड है। तो अभी भी मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट हमें कहीं भी ऐसा कुछ न्यू एज जो ये कंपनीज है वहां पे दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो थोड़ा इफ्स एंड बट्स हैं, अभी भी फंडामेंटली ट्रैक कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स हैं इनकी रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, वो कंसर्न्स अभी भी लिंगर करती हुई आपको नजर आएंगी। हाँ, IPO के समय जिस भाव पे ऑफर करा जा रहा था और अभी जिस भाव पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा विजिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, ये तो पेटीएम हो गया, पेटीएम के थ्रू न्यू एज स्टॉक्स वापस जो रडार पे आ रहे हैं उसकी बातचीत हो गई। नीचे आपकी स्क्रीन पे बहुत देर से एक अपडेट चल रहा है, वो गैस प्राइसेस पर किरीट पारेख कमेटी जो थी, कहा जा रहा है आज बैठक करने जा रही है। अब आज रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को या नहीं सौंपेगी, क्या अपडेट्स हैं, क्या हो सकता है, क्योंकि हर जगह वही लाइमलाइट हॉक कर रहा है किरीट पारेख कमेटी। और आपने देखा किस तरह से ऑयल एंड गैस स्टॉक्स कल की ट्रेडिंग सेशन में भी बिहेव कर रहे थे। लक्ष्मण जुड़ते हुए दिल्ली से। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या अपडेट्स हैं? आज सिर्फ बैठक होनी है या आज वो बैठक के बाद दरअसल फाइनल ड्राफ्ट प्रपोजल जो इनका रिपोर्ट है सरकार को सौंपी जाएगी? और झांक के देखा क्या हो सकता है? नहीं, दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले बात की ये बैठक होनी है, सरकार को रिपोर्ट आज नहीं सौंपी जाएगी, लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है या फिर कहें कि आखिरी बैठक है। इस बैठक में किरीट पारेख कमेटी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उस पर सभी सदस्यों से सहमति ली जाएगी, और इस बैठक में अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है, जिसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि कल ही ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट कर दिया गया था, तो फिर उस रिपोर्ट को सरकार को इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते के शुरू के दिनों में इसे सौंप दी जाएगी। अब आपने कहा झांक के देखा, तो मैंने कोशिश की, कुछ चीजें पता चली है जो काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात की बता दूं कि अभी जो सरकार नेचुरल गैस की कीमतें तय करती है उसमें दो तरह के मोटे तौर पर गैस फील्ड होते हैं जहां से गैस निकाले जाते हैं। एक जो काफी पुराने गैस फील्ड है जहां से गैस निकाले जाते हैं, जहां पे उत्पादन लागत कह सकते हैं कि लगभग बराबर हो चुका है, अब मुनाफे में होता है जो भी गैस निकलता है। तो उसके लिए ये किरीट पारेख कमेटी ये सुझाव देने जा रही है कि आप उसको हेनरी हब फार्मूले से मत रखिए। हेनरी हब फार्मूला मतलब 4 अलग अलग इंटरनेशनल बेंचमार्क लिया जाता है, फिर उसका औसत निकाला जाता है, फिर उसके आधार पर घरेलू बाजार में गैस की कीमतें तय की जाती है। ऐसा मत करिए।
करिए। उसके लिए अब इंडियन बास्केट से उसको लिंक कर दीजिए और इसमें एक सीलिंग और फ्लोर प्राइस तय कर दीजिए। इसमें सीलिंग जो है करीब $6.5 पर MMBTU और जो फ्लोर प्राइस है वो करीब $4 पर MMBTU रख दीजिए और हर साल उसमें 0.5% का $0.5 पर MMBTU का इंक्रीमेंट करते रहिए। तो ये सुझाव है जो ओल्ड फॉर्मूला है उसके, जो ओल्ड गैस फील्ड उसके लिए। जो डिफिकल्ट गैस फील्ड है जिसमें काफी मेहनत लगता है, काफी खर्चा आता है गैस निकालने में, उसके लिए जो मौजूदा फॉर्मूला उसमें किसी भी तरह का बदलाव मत करिए। ये पारिक कमेटी अपने सुझाव देने जा रही है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कह रही है वो ये कि 1 जनवरी 2026 तक ये सारी चीज तो लागू रखिए, लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद अलग अलग चरणों में गैस प्राइसिंग पॉलिसी को पूरी तरह से लिबरलाइज कर दीजिए, चाहे डिफिकल्ट फील्ड हो चाहे ओल्ड फील्ड हो। लिबरलाइज करने का मतलब ये कि ना तो आप उसके फ्लोर प्राइस तय करिए, ना तो इसके आप सीलिंग प्राइस तय करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लक्ष्मण जी, शुक्रिया। तो 2026 के बाद क्या होगा अगर पूरी तरह से लिबरलाइज हो गया? तो क्या गैस प्राइसेस कंप्लीटली मतलब $20-25 भी जा सकते हैं? क्या हो सकता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मार्केट 2026 तक की विजिबिलिटी रखेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन अभी मार्केट नियर टर्म पे ही सोचेगा और वहाँ पर अगर ये सीलिंग और फ्लोर आ गया तो वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा। वो कल इसीलिए हमने देखा था महानगर गैस, IGL, इनमें सब में बाइंग थी और ये सब स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से इतने पिट चुके हैं ना आशीष कि कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि यहाँ पर एक शायद रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, क्योंकि जितना बुरा होना हो सकता था वो शायद हो चुका है। हालांकि अभी ऑफ लेट वापस नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ने लगी हैं ग्लोबली, लेकिन एक लग रहा है मार्केट को कि अब यहाँ से बड़ी ट्रेड शायद आपको अपसाइड में मिलेगी। डाउन साइड वाली जो ट्रेड थी इन सब स्टॉक्स में वो शायद खत्म हो चुकी है। तो मैं लक्ष्मण से मैं बाय नहीं कर पाया था इसलिए हाथ उठा रहा था लक्ष्मण, लेकिन ये आपने वो कहा ओल्ड गैस फील्ड से वो सीलिंग और फ्लोर का फॉर्मूला शायद दे दिया जाए। इन केस उस सीलिंग से ज्यादा लागत पड़ रही है तो ऐसा है कि सरकार बोझ झेलेगी? नहीं, दरअसल इसमें यह है कि जो ओल्ड गैस फील्ड है उसमें ये माना जाता है या फिर रिसर्च के आधार पर यह पाया गया है कि जब शुरू में वहां पे गैस निकालने का जो कह सकते हैं कि मूल जो खर्चा था, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले खर्चे थे, वो निकल चुके हैं। वो काफी दिन तक अब गैस उसमें से निकाला जा चुका है। तो अब जो भी निकलता है सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट होता है और इस वजह से अभी जो तय किया था फॉर्मूला जी ठीक बात लक्ष्मण। हाँ, आप थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा लक्ष्मण से थैंक यू। नहीं, कंटेनर कॉर्पोरेशन की आज वो डिसइन्वेस्टमेंट पे कहा जा रहा है मीटिंग आज है क्या लक्ष्मण? कोई सब कमेटी की वो लक्ष्मण ने बिल्कुल, जो हम लोगों ने CNBC आवाज ने सबसे पहले खबर बताई भी थी हम लोगों ने 2 दिन पहले, वो बैठक आज है और इस बैठक में दरअसल जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाना है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का विनिवेश के लिए, उसके जो क्या कंडीशन होंगे उस कंडीशन को चर्चा की जाएगी, उसे मंजूरी दी जाएगी। ये इवेल्यूशन सब कमेटी की बैठक होती है जिसमें अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी होती है, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉनकॉर के CMD ऐसे डायरेक्टर भी यहाँ पे आते हैं और इसमें मंजूरी यहाँ मिल जाती है तो समझिए कि फिर कुछ औपचारिकताएं हैं, उसके बाद सरकार एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर सकती है। मेरा अपना मानना है कि गुजरात इलेक्शन के बाद सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करते हुए आपको दिखेगी, लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी शर्तें आज लगभग तय हो जाएंगी। ठीक है लक्ष्मण, आप शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी रखने के लिए। शरद जी, कॉनकॉर पर कोई व्यू आपका? फंडामेंटली वैल्यू तो है स्टॉक में कई लोग कहते हैं, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट कब होगा इस पर भी काफी एक सस्पेंस बना हुआ है। 765 पर बाय है या सेल है? मुझे लगता है लगभग फेयरली वैल्यूड है। जो हिस्टोरिकली वैल्यूएशन मिलती थी 20-25% की सालाना ग्रोथ अगर यहाँ से पकड़ते भी हैं तो लगभग 26-27 तो 25-30 टाइम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है फेयरली वैल्यूड है। यहाँ से कोई बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं बचती। डिसइन्वेस्टमेंट का ट्रिगर आता है, कुछ उससे अपसाइड निकल के आती है तो वो एडिशनल कंफर्ट है और जनरली कंटेनर्स के लिए आउटलुक इंडिया की तरफ से फेवरेबल है। बट अब इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है लगभग पॉसिबली 1-1.5 साल लगभग डिस्काउंटेड है, तो एट बेस्ट आपको यहाँ से थोड़ा टाइम करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। पागले साहब क्विकली, ये तीनों OMCs कल बहुत बढ़िया मूव, BPCL में गजब की कवरिंग के मूव्स, निफ्टी का टॉप गेनर बना था। BPCL क्या, HPCL, IOC, OMCs का दमखम बढ़ रहा है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छे मूव्स आए। मुझे याद पड़ता है
अवस्थी साहब ने फंडामेंटल पिक्स के तौर पे कई बार टॉप कॉल में ओएमसीज मेंशन भी कर रहे थे, और अब देखिए क्या मूव्स देखने को मिल रहे हैं। पालिया साहब क्या करना चाहिए? बिल्कुल आशीष जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है ओएमसी कंपनी, तीनों ही अगर हम देखें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, और तीनों ही स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना, अब ये स्टॉक अपने 100 से 200 के मूविंग एवरेज के को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप आईओसी का है, ये स्टॉक हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, और इसके चार्ट पैटर्न दिखाते हैं कि अब ये स्टॉक में 80-82 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। तो आईओसी यहाँ पे बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 73 के आसपास। और वहीं पे अगर हम देखें तो बीपीसीएल के सेटअप में भी जिस तरीके से यहाँ पे वीकली सेटअप बने हैं, हमें लग रहा है ये स्टॉक में भी नेक्स्ट जो इसका अपवर्ड मोमेंटम है वो 355, 358 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। तो करंट लेवल पे बीपीसीएल में भी अगर लॉन्ग पोजीशन है होल्ड की जा सकती है, फ्लैश लॉन्ग भी ऐड किए जा सकते हैं 334 के स्टॉप लॉस से। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, बाकी के स्टॉक से न्यूज़ जान लेते हैं और चलते हैं हर्षिता के पास वापस। हर्षिता बताइए। अनुज, अदानी ग्रुप की तरफ से 2 डेवलपमेंट्स है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अखबारों में पहले तो रिपोर्ट आई थी कि कंपनी कुछ बड़े निवेशकों से बात कर रही है, अबू धाबी बेस्ड निवेशकों से बात कर रही है $5 बिलियन के फंड जुटाने को लेकर। कंपनी ने उस खबर का पूरी तरह से खंडन किया। उन्होंने कहा ऐसा कोई प्लान कंपनी का फिलहाल है नहीं। दूसरा जो अपडेट है, अदानी एंटरप्राइजेस ने दरअसल जानकारी शेयर की है कि एनडीटीवी का जो प्रमोटर है आरआरपीआर, उसने अग्री कर लिया है कि 99.5% ऑफ इट्स इक्विटी ये अदानी ग्रुप की सब्सिडरी वीसीपीएल को दरअसल इशू करने वाला है। आरआरपीआर से दरअसल वीसीपीएल को एक चिट्ठी भी मिल गई है। तो बेसिकली जो यहाँ पर ओपन ऑफर खुला था, पहले दिन तो किसी तरह का एक्शन नहीं बनता दिखाई दिया था, लेकिन वो क्लियरली डील अंजाम लेती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे एनडीटीवी का आज। साथ ही एनबीसीसी, ये स्टॉक हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में भी है, एक्शन दिखाई दिया है। इनके हाथ आम्रपाली ग्रुप से 2 प्रोजेक्ट लगे हैं। दोनों प्रोजेक्ट की कुल जो वर्थ है करीब 272 करोड़ के आसपास का है। तो उस स्टॉक पर भी आपकी नजरें होंगी। अच्छा, साथ ही आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेडार पर आएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो एक बहुत पेंडिंग मामला था, आपको याद होगा, एमडी आशीष चौहान ने जुलाई में इस्तीफा दिया था। तब से कंपनी के असर पर कोई एक एमडी सीईओ नहीं था। अब एक एमडी सीईओ सेबी ने नियुक्त कर लिया है। ये दरअसल है सुंदरम राममूर्ति। ये जल्द से जल्द टेक ओवर करते दिखाई देंगे। यहाँ पर ये भी डिटेल आप समझ लीजिए कि ये प्रेजेंटली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका के भारत के बिजनेस के, और साथ ही साथ इनका लिंक्डइन प्रोफाइल ये भी कहता है कि इनको कुछ एक्सपीरियंस है एक एक्सचेंज में काम करने का। ये सीनियर वीपी भी रह चुके हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। तो ये जो थोड़ा सा ओवरहैंग था कि जुलाई से अब तक कोई एमडी सीईओ नहीं था इस पर्टिकुलर एक्सचेंज का, वो अब ओवरहैंग हट रहा है। यहाँ पर सुंदरमन राममूर्ति को चुन लिया गया है एमडी सीईओ के पद के लिए सेबी की तरफ से। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरों में 2 रीसेंट लिस्टिंग्स और वहां पर फाइनेंशियल अपडेट आया है। 5 स्टार फाइनेंस, यहाँ पर आप नंबर्स देखिएगा, लोन बुक 8% बढ़ती हुई दिखाई दी है, 5,732 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। ब्याज से आय में 10% तक की वृद्धि, मुनाफा सिर्फ 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इस बारी करीब 6% घटे हैं। ये फिलहाल आंकड़े हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। वैसे अगर आप लॉसेस एंड प्रोविजंस देखिए, वो 8.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट है 5 स्टार फाइनेंस का, जहां पर क्लियरली आप कह रहे हैं ग्रोथ डिसेंट है, लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट से चलते मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ प्रोविजनिंग थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ब्याज से आय का आंकड़ा है उसमें 30% तक का इजाफा, मुनाफे में 27% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छी ग्रोथ वैसे दिखाई दी है। यही नहीं, मार्जिन्स भी 9.4% से बढ़कर लगभग 10% के आसपास आए हैं। ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा हालांकि 3.67% से बढ़कर ये 3.83% के आसपास आया है। तो वो एक चिंताजनक स्थिति है जिस पर मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा, लेकिन कुल मिलाकर नंबर्स आप कहें तो ठीक ही है, अच्छी साइड पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, टायर स्टॉक्स, और टायर स्टॉक्स पर आपने एक बाय कॉल भी सुना। अपोलो टायर पर
आज अपोलो, जेके टायर, सीएट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये सब रेडार पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि रबर प्राइसेस की जो कीमतें हैं वो करीब 2 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं। उस लिहाज से स्टॉक्स रेडार पर रखे। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है, जहां पर अपोलो पर वो ओवरवेट है, 348 का टारगेट इन्होंने दिया है, लेकिन अंडरवेट है बालकृष्ण पर, 1661 का टारगेट आया है। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर जरूर रखिएगा। इसके अलावा लूमैक्स ने शेयर किया है कि 7 दिसंबर को दरअसल बोर्ड बैठक है। ये इनकी जो प्रपोजल है कि चाकन में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये शुरू करने वाले हैं, कैसे फंड किया जाएगा उसको लेकर बोर्ड बैठक है। लुपिन की जो ब्राजीलियन यूनिट है, उन्होंने 9 ब्रांड्स बॉश हेल्थ से एक्वायर किए हैं। ब्राजील करीब 11% ऑफ सेल्स यहाँ पर लुपिन के लिए लेकर आता है, और लुपिन का कहना है कि ये जो ब्रांड्स है वो काफी प्रोमिनेंट ब्रांड्स है दरअसल कंपनी के लिए। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने अरविंद ग्रेटलैंड्स करके एक लॉन्च किया है। एक प्लॉटेड डेवलपमेंट रहेगा देवनहल्ली बैंगलोर में। वैसे देवनहल्ली में कई सारी कंपनियां, चाहे वो ब्रिगेड हो, गोदरेज हो, ये प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। 200 करोड़ की बुकिंग वैल्यू यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है इस कंपनी के लिए, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। अमी ऑर्गेनिक्स, नॉर्जिस बैंक ने यहाँ पर कल दरअसल करीब 11 लाख शेयर खरीदे, यानी कि 3% ऑफ इक्विटी खरीदा है। वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट ने करीब 1.8 लाख शेयर खरीदे, लेकिन स्मॉल कैप फंड ने दरअसल 12 लाख शेयर खरीदे, जो बाकी इन एंटिटीज ने इनफैक्ट पैसा लगाया। और आइनॉक्स ग्रीन में डवटेल इंडिया ने करीब 18 लाख शेयर बेचे हैं। ओके हर्षिता, शुक्रिया। सारे स्टॉक्स रेडार पर रखने के लिए, तो नजर रखेंगे इन सब स्टॉक्स पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।